नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लल्लन टॉप एक्सट्रीम की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रथम वीडियो है जो कि गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर बनाई जा रही है। इसमें आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का समय 320 ईस्वी पूर्व। गुप्त वंश के प्रारंभिक परिवार के सदस्यों से संबंधित बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और गुप्त की वंशावली श्रीगुप्त से ही शुरू हुई थी और इनके पुत्र घटोत्कच से उनका उत्तराधिकार हुआ था। इससे पहले गुप्ता जमींदार थे और उनका वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध के क्षेत्र में राजनीतिक नियंत्रण था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी तथा इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उस समय उनके पास सबसे बड़ी सेना थी। वे स्वयं एक महान योद्धा भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर घावों के निशानों से भरे हुए पड़े थे। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेना, वसुबंधु और असंग जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी मौजूद थे। ये विष्णु के उपासक थे और अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी धारण की। इन्होंने विक्रमंक की उपाधि भी धारण की थी और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान भारी संख्या में सोने के सिक्के बनाए गए थे और भारत के चीन और रोमन के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। इस वंश के सम्राटों ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त अस्पतालों की व्यवस्था भी की थी। इसी डायनेस्टी में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और गुप्त में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय लिखी। इस समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सती प्रथा की शुरुआत भी सर्वप्रथम इसी डायनेस्टी से शुरू हुई। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ जो 380 में राजगद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने ही की थी। इनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए जिन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया और पर्लदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी 1510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरल अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ पुस्तकों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं परिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे और सबसे खास बात यह है कि
गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा की पुस्तक है, इसे संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम मित्रभेद, द्वितीय मित्रलाभ, तृतीय संधि विग्रह, चतुर्थ लब्ध प्रलाश और पंचम है अपरिकाक्षरित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी इसी डायनेस्टी में लिखे थे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ टहलती है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों के वर्तमान रूप की रचना भी शायद गुप्त काल में ही हुई और ऐसा ऐतिहासिक परंपराओं में उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया भी कहा जाता था। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। गुप्तों के अधीन समृद्धि ने कला और विज्ञान में शानदार उपलब्धियों का दौर शुरू किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हिंदू धर्म की उपासना विशेष महत्वपूर्ण थी। उनके राज्य में संस्कृत और धार्मिक आयतन के रहस्यमय पहलू हो सकते हैं, जिनसे हमें उस समय की सोच और धार्मिक अवधारणाओं की समझ मिल सकती है। गुप्त सम्राटों के दौरान शिक्षा और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके राज्य में गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ, जिसमें वेद, पुराण ग्रंथ और विज्ञान के ग्रंथ शामिल हैं। शिल्पकला और वास्तुकला अद्वितीय थी। उनके मंदिर, स्तूप और प्राचीन संरचनाओं की विशेष रहस्यमय संरचनाएं आज भी हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें उनकी कला, सांस्कृतिक परंपरा की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। गुप्त सम्राटों के दौरान भारतीय संस्कृति और वाणिज्यिक संबंध विदेशी देशों के साथ बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। गुप्त सम्राट की शासन प्रणाली और राज्यसभा का संचालन रहस्यमय था। उनकी राज्यसभा में कैसे निर्णय लिए जाते थे और उनके राज्य की व्यवस्था कैसे काम करती थी, यह सभी मामले में उनके शासन को रहस्य समझने में आसानी प्रदान करती है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण गुप्ता डायनेस्टी में शुरू हो गया था और इन्हीं आक्रमण के कारण गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इनके अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता, जिनका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके बाद हुणों के आक्रमण एवं तमाम राजनैतिक कारणों से गुप्ता डायनेस्टी का पतन हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की शंका के उन्मूलन के लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।